नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को समझते हैं। ये दो दौर था जिसने एक बिखरे हुए उपमहाद्वीप को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट किया। हम ये जानेंगे कि भारत का ये विचार आखिर पैदा कैसे हुआ और कैसे इस एक विचार ने आज़ादी की इतनी बड़ी लड़ाई को ताकत दी। तो ये पूरी कहानी है भारत में राष्ट्रवाद के उदय की। तो इस सफर में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये राष्ट्रवाद होता क्या है। फिर हम उन शुरुआती संघर्षों पर नजर डालेंगे, गांधी युग के आगमन और उनके पहले बड़े जन आंदोलन को समझेंगे, और फिर आखिर में आज़ादी के अंतिम संघर्ष तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खंड 1 से। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी भावना थी, वो कौन सा विचार था जिसने इतने बड़े और अलग-अलग संस्कृतियों वाले देश को एक धागे में पिरो दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये राष्ट्रवाद है क्या? देखिए, राष्ट्रवाद का अगर बिल्कुल सीधा सा मतलब निकालें तो वो है राष्ट्रीय चेतना का जागना। अब भारत के लिए इसका क्या मतलब था? ये वो एहसास था कि भाई हम चाहे कोई भी भाषा बोलते हों, किसी भी धर्म को मानते हों या किसी भी इलाके से आते हों, हम सब एक हैं और हमारा एक साझा दुश्मन है ब्रिटिश शासन। और बस इसी एक भावना ने, इसी अपनेपन ने करोड़ों लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया एक लक्ष्य के लिए, और वो लक्ष्य था आज़ादी। अब ये जो राष्ट्रीय चेतना थी ये कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई। इसके बीज तो बहुत बहुत पहले ही बो दिए गए थे। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और उन शुरुआती घटनाओं को देखते हैं जिन्होंने इस पूरी लड़ाई की नींव रखी। अच्छा, ये टाइमलाइन देखिए। ये हमें बताती है कि ब्रिटिश शासन की जड़ें कैसे जमी। कहानी शुरू होती है 1498 से, जब वास्को डी गामा भारत आया और यूरोप के लिए व्यापार का रास्ता खुल गया। फिर साल 1600 में आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आई तो थी व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की मालिक बन बैठे। और फिर करीब 250 साल बाद 1857 में इस कंपनी के राज के खिलाफ हुआ भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ये विद्रोह इतना जबरदस्त था कि कंपनी का राज ही खत्म हो गया और 1858 में भारत पर सीधा कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी का हो गया। और यहीं से एक संगठित विरोध की शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज समझ गए थे कि भारतीयों को एक साथ रखना खतरनाक है, तो उन्होंने अपनी सबसे मशहूर नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 1905 का बंगाल विभाजन। कोशिश थी हिंदू और मुसलमानों को बांटने की, पर हुआ इसका उल्टा। इसके जवाब में स्वदेशी आंदोलन और तेज हो गया। हाँ, 1906 में मुस्लिम लीग भी बनी, लेकिन विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1911 में अंग्रेजों को हार माननी पड़ी और बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। और हाँ, उसी साल उन्होंने अपनी राजधानी भी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर ली। अब तक जो लड़ाई चल रही थी वो एक तरह से चल रही थी, लेकिन फिर दक्षिण अफ्रीका से एक ऐसे इंसान की वापसी हुई जिसने इस पूरी लड़ाई का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, साल था 1915, जब महात्मा गांधी भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद के खिलाफ एक लंबी और सफल लड़ाई लड़ी थी, और वो अपने साथ एक ऐसा हथियार लेकर आए थे जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। वो हथियार था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। बिना हिंसा के, बिना हथियार उठाए, सिर्फ अपनी सच्चाई और अहिंसा की ताकत से दुश्मन का सामना करना, ये एक बिल्कुल नई सोच थी। तो भारत आने के बाद गांधी जी ने तुरंत ही कोई बड़ा देशव्यापी आंदोलन नहीं शुरू किया। पहले उन्होंने अपने इस सत्याग्रह के तरीके को, आप कह सकते हैं, टेस्ट किया 3 छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलनों में। सबसे पहले 1917 में वो गए बिहार के चंपारण, वहां नील किसानों की मदद के लिए। फिर उसी साल गुजरात के खेड़ा में लगान से दबे किसानों के लिए सत्याग्रह किया। और फिर 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। और कमाल की बात यह कि तीनों ही सफल रहे। इन 3 जीतों ने गांधी जी को आम जनता का हीरो बना दिया, एक ऐसा नेता जिस पर लोग भरोसा कर सकते थे। अब वो दौर था जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, पूरी दुनिया उसी में उलझी थी। और इसी मौके पर भारत में अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कानून बनाए, कुछ ऐसी हरकतें की जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। और यहीं से जन्म हुआ भारत के पहले राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का। तो वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस बड़े आंदोलन की आग में घी का काम किया? असल में 3 बड़ी घटनाएं एक साथ हुईं। पहला तो था 1919 का रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जो अंग्रेजों को ये ताकत देता था कि वो किसी भी भारतीयों को बिना केस चलाए जेल में डाल सकते हैं। फिर इसी कानून के विरोध में हो रही एक शांतिपूर्ण सभा पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलियां बरसा दी गईं। वो भयानक नरसंहार हुआ
और तीसरा था खिलाफत का मुद्दा, जिससे भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अब आप सोचिए, इन तीनों घटनाओं ने मिलकर क्या माहौल बनाया होगा। और इसी माहौल में गांधी जी ने अपना पहला बड़ा आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। इसका आइडिया बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल था कि हम अंग्रेजों से लड़ेंगे नहीं, हम बस उनका सहयोग करना बंद कर देंगे। सोचिए, अगर सारे भारतीय एक साथ अंग्रेजी सरकार के साथ काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? सरकार तो ठप पड़ जाएगी। और यही हुआ। स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार किया, लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये आंदोलन इतना सफल हो रहा था, इतना शक्तिशाली था, तो फिर इसे अचानक रोक क्यों दिया गया? क्या हुआ था ऐसे? वजह थी एक हिंसक घटना। जगह का नाम था चौरी चौरा। 1922 में यहाँ प्रदर्शनकारियों की एक गुस्साई भीड़ में एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। जैसे ही गांधी जी को ये खबर मिली, वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने फौरन आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। कई लोगों को उनका ये फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग थे। असहयोग आंदोलन के अचानक रुक जाने से एक खालीपन सा आ गया, और इस खालीपन में आज़ादी की लड़ाई दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। एक रास्ता तो गांधी जी का ही था, अहिंसा का, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी था जो क्रांति का था। बहुत से नौजवान, खासकर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, गांधी जी के फैसले से सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, उन्हें सीधी कार्रवाई से ही झुकाया जा सकता है। और इसी सोच के साथ काकोरी में ट्रेन लूटी गई, साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय शहीद हो गए, और फिर भगत सिंह और उनके साथियों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि जैसा उन्होंने खुद कहा, बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। तो एक तरफ क्रांति की आग जल रही थी और दूसरी तरफ गांधी जी चुप नहीं बैठे थे। वो एक और बड़े आंदोलन की जमीन तैयार कर रहे थे, और इस बार उन्होंने शुरुआत की सिर्फ 78 लोगों के साथ। अपने 78 सबसे भरोसेमंद साथियों को लेकर वो निकल पड़े। ये संख्या छोटी लग सकती है, पर यह दिखाने के लिए काफी थी कि अगर इरादे पक्के हों तो एक छोटी सी शुरुआत भी पूरे देश को हिला सकती है। और ये शुरुआत थी दांडी मार्च की। गांधी जी ने इस बार मुद्दा उठाया नमक का। अब आप सोचेंगे नमक ही क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जिसकी जरूरत हर इंसान को थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और अंग्रेजों ने उस पर भी टैक्स लगा रखा था। तो गांधी जी ने अपने साथियों के साथ 250 किलोमीटर पैदल चलकर दांडी पहुंचे और वहां समंदर के पानी से नमक बनाकर इस काले कानून को तोड़ा। और यहीं से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब हम आपका कानून नहीं मानेंगे, लेकिन विनम्रता से, बिना हिंसा के। अब हम आ पहुंचे हैं स्वतंत्रता संग्राम के बिल्कुल आखिरी दौर में। दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, माहौल पूरी तरह बदल गया था, और भारत के नेताओं को यह एहसास हो गया था कि यही सही वक्त है अंग्रेजों से आखिरी और निर्णायक मांग करने का। और इस बार गांधी जी ने एक ऐसा नारा दिया जो उनके स्वभाव से थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा, करो या मरो। ये 1942 का नारा था। इसका सीधा मतलब था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ये आर या पार की लड़ाई है, या तो हम आज़ादी लेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। और इसी नारे के साथ शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन गांधी जी के अब तक के आंदोलनों में सबसे ज्यादा आक्रामक था। इस बार कोई धीरे धीरे बढ़ने वाली योजना नहीं थी, मांग सीधी और साफ थी, अंग्रेजों, भारत तुरंत छोड़ो। इस आंदोलन के शुरू होते ही अंग्रेजों ने गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन यह आंदोलन रुका नहीं। जनता ने खुद इसकी कमान संभाल ली। तो देखिए, आज़ादी मिली कैसे। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की कमर तोड़ दी। फिर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और ब्रिटेन की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। तो एक तरफ भारत के अंदर का जबरदस्त दबाव और दूसरी तरफ दुनिया में उनकी कमजोर होती ताकत। इन दोनों चीजों ने मिलकर अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वो अब सत्ता छोड़ने की बात करें। इसी के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और आखिरकार वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया। लेकिन ये आज़ादी एक बहुत बड़ी कीमत पर मिली। 15 अगस्त 1947 का दिन एक तरफ खुशी का दिन था क्योंकि हमें सालों की गुलामी से आज़ादी मिली, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़े दुख का दिन भी था
क्योंकि इसी दिन हमारा देश 2 टुकड़ों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। इस बंटवारे ने, इस विभाजन ने इतनी हिंसा और दुख दिया कि उसकी टीस आज भी महसूस होती है। तो चलिए एक बार जल्दी से इस पूरे सफर के जरूरी पड़ावों को दोहरा लेते हैं। 1857 का पहला संग्राम, 1905 का बंगाल विभाजन, 1915 में गांधी जी की वापसी, 1919 का जलियांवाला बाग, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का डांडी मार्च, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और फिर 1947 में आज़ादी और विभाजन। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो मील के पत्थर हैं जो हमें उस लंबे और कठिन संघर्ष की याद दिलाते हैं, उन अनगिनत बलिदानों की याद दिलाते हैं जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं।